आइलैंड के रहस्य अब पहले से भी ज्यादा गहरे होते जा रहे थे। लेकिन इस बार सबसे बड़ा खतरा किसी रहस्य से नहीं बल्कि एक गलत फैसले से पैदा होने वाला था। बीच पर मौजूद बचे हुए लोगों के हिसाब से माइकल और उसके साथ गए लोगों को निकले अब पूरे 4 दिन हो चुके हैं। शांत समंदर की तरफ देखते हुए सन बार बार अपने पति जिन की सुरक्षा को लेकर परेशान हो जाती है। क्लेयर उसे दिलासा देने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सन को एहसास होता है कि उसकी शादी की अंगूठी जिसे वह हमेशा अपने हाथ में पहनकर रखती थी गायब है। ये समझते ही वह घबरा जाती है और हर जगह उसे ढूंढना शुरू कर देती है। वह अपना सारा सामान उलट पुलट कर देखती है, लेकिन अंगूठी का कहीं कोई निशान नहीं मिलता। सबसे बड़ी बात यह कि उसे यह भी याद नहीं आता कि आखिर वह खोई कब और कहां थी। उसकी बढ़ती बेचैनी देखकर जैक उसे समझाने की कोशिश करता है। वह बताता है कि एक बार उसने भी अपनी शादी की अंगूठी खो दी थी और अपनी पत्नी को पता न चले इसलिए चुपचाप जाकर दूसरी अंगूठी खरीद ली थी। जैक की यह बात सुनकर सन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है और उसका मन थोड़ा शांत होता है। लेकिन तभी उसकी नजर जैक के हाथ पर जाती है जहां कोई अंगूठी नहीं होती। वह तुरंत समझ जाती है कि जिस पत्नी का जैक जिक्र कर रहा था वह अब उसकी पत्नी नहीं बल्कि उसकी एक्स वाइफ है। यह समझते ही जैक हल्की सी मुस्कान देता है और उसकी अंगूठी ढूंढने में मदद की पेशकश करता है। लेकिन अब तक खुद को थोड़ा संभाल चुकी सन मना कर देती है। उसे लगता है कि अंगूठी किसी न किसी तरह वापस मिल जाएगी। जब हर्ली को इस बारे में पता चलता है तो वह पूरे जोश के साथ उसकी मदद करने पहुंच जाता है। वह सन से पिछले कुछ दिनों की हर छोटी बड़ी बात याद करने को कहता है। फिर जैसे ही उसे पता चलता है कि उसने विंसेंट को खाना भी खिलाया था, हर्ली तुरंत एक अजीब सा अनुमान निकाल लेता है। उसे लगता है कि शायद विंसेंट ने ही अंगूठी निगल ली होगी। इसके बाद वह अपने बचपन का एक किस्सा सुनाता है कि उसका कुत्ता तो एक बार उसकी जेब खर्च तक खा गया था। ये बात सुनकर सन भी हैरान रह जाती है, जबकि दूसरी तरफ विंसेंट पूरी मासूमियत के साथ खेलता रहता है जैसे उसका इस मामले से कोई लेना देना ही न हो। काफी देर तक खोजबीन करने के बाद भी अंगूठी का कोई पता नहीं चलता। धीरे धीरे सन की निराशा और गुस्सा बढ़ने लगता है। आखिरकार वह अपनी ही उगाई हुई सब्जियां उखाड़ना शुरू कर देती है। शायद जब इंसान अपना गुस्सा किसी पर नहीं निकाल पाता तो वह आसपास की चीजों पर ही उसे उतारने लगता है। आखिर में आंसुओं से भरी आंखों के साथ सन मिट्टी में बैठ जाती है। तभी लॉक वहां पहुंचता है। वह चुपचाप सन को एक साफ रूमाल देता है और उसके पास बैठ जाता है। इसके बाद बिना कुछ कहे वह उखाड़ी गई सब्जियों को दोबारा मिट्टी में लगाने लगता है। धीरे धीरे वह सन को समझाने की कोशिश करता है। इस रहस्यमयी द्वीप पर आने के बाद किसी ने भी लॉक को अपना आपा खोते नहीं देखा था, लेकिन वह मानता है कि एक समय ऐसा भी था जब वह बहुत गुस्सैल इंसान हुआ करता था। टूट चुकी सन उससे पूछती है कि आखिर वह खुद को इतना शांत कैसे रख लेता है। यह सुनकर लॉक कुछ पल चुप रहता है। फिर वह सिर्फ एक बात कहता है, कभी कभी जो चीज खो जाती है वही आगे चलकर किसी बड़ी भलाई की वजह बनती है। मैंने उम्मीदें रखना छोड़ दिया है। उसकी आवाज में एक अलग तरह की शांति होती है, जैसे वह यह बात सिर्फ कह नहीं रहा बल्कि जी चुका हो। बाद में सन अकेली समुद्र किनारे बैठी रहती है। जब केट को उसकी अंगूठी खोने की बात पता चलती है तो वह उसे दिलासा देने के लिए उसके पास आती है। केट समझ जाती है कि परेशानी सिर्फ अंगूठी खोने की नहीं है, असली डर कहीं न कहीं जिन की सलामती को लेकर है। लेकिन अब तक सन ऐसी बातें कई बार सुन चुकी होती है। हर कोई उसे यही भरोसा दिला रहा था कि जिन को कुछ नहीं होगा। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि समुद्र में निकले लोगों के साथ कुछ गड़बड़ पहले ही हो चुकी है। इसी बीच सन केट को बीच की उस जगह पर ले जाती है जहां बोतल को दफन किया गया था। दोनों मिलकर उसे बाहर निकालती है। इसके बाद केट जल्दी जल्दी उसके अंदर रखे खत देखने लगती है। सन उसे समझाती है कि दूसरों की निजी चिट्ठियां पढ़ना ठीक नहीं है, लेकिन केट ऐसा किसी की बातें जानने के लिए नहीं कर रही होती। वह सिर्फ सॉयर का खत ढूंढ रही थी, क्योंकि उसके जाने से पहले वह उससे ठीक तरह से अलविदा भी नहीं कह पाई थी। तभी केट की नजर रेत पर पड़ती है और वह सन को नीचे देखने का इशारा करती है। रेत के बीच कुछ चमक रहा था। सन की खोई हुई शादी की अंगूठी वहीं दबी हुई पड़ी थी। उसे देखते ही उसकी आंखें भर आती हैं। वह हंसते और रोते हुए अंगूठी को उठाती है और बिना एक पल गंवाए उसे फिर से अपनी उंगली में पहन लेती है। जैसे उस अंगूठी का वापस मिल जाना उसके लिए सिर्फ एक अंगूठी का मिलना नहीं बल्कि एक उम्मीद का लौट आना था। मानो यह इस बात का संकेत हो कि जिन भी कहीं न कहीं सुरक्षित था। इसके बाद कहानी अतीत में चली जाती है। सन और जिन की दुनिया एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी, लेकिन किस्मत ने आखिर उन्हें मिलाया कैसे। सन एक अमीर परिवार की बेटी थी। इसके बावजूद उसे अमीर घरानों के लड़कों से रिश्ते के लिए परिवार द्वारा तय की गई मुलाकातों में शामिल होना पड़ता था। इस बार सन का रिश्ता एक बड़े होटल मालिक के बेटे के साथ तय किया गया। उसी होटल में जिन एक साधारण दरबान के तौर पर काम करता था। यह मुलाकात सन की पिछली सभी मुलाकातों से अलग साबित हुई। दोनों के बीच बातचीत काफी अच्छी रही और पहली बार सन को लगा कि शायद यह रिश्ता आगे बढ़ सकता है, लेकिन उसकी यह उम्मीद ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती। उस युवक ने साफ कह दिया कि वह सिर्फ उसका दोस्त बन सकता है, क्योंकि अमेरिका में कोई और उसका इंतजार कर रहा है और कुछ महीनों बाद वे फिर से मिलने वाले हैं। यह सुनकर सन का दिल टूट जाता है। फिर भी वह अपनी भावनाओं को छिपाती है और सम्मान के साथ वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ जिन के लिए यह नौकरी हासिल करना कभी आसान नहीं था। होटल का मैनेजर उसे सिर्फ इसलिए नीची नजर से देखता था क्योंकि वह एक गरीब मछुआरे के परिवार से आया था। इतना ही नहीं, उसे सख्त आदेश दिया गया था कि किसी भी गरीब इंसान को होटल के अंदर आने की अनुमति नहीं दी जाए। एक दिन एक गरीब बच्चा मजबूरी में होटल का शौचालय इस्तेमाल करने की विनती करता है। यह देखकर जिन का दिल पिघल जाता है और वह उसे अंदर जाने देता है, लेकिन बदकिस्मती से यह सब मैनेजर देख लेता है और वह जिन का बुरी तरह अपमान करता है। जिन को इस नौकरी की बेहद जरूरत थी, लेकिन उसके आत्मसम्मान की भी एक सीमा थी। आखिरकार वह गुस्से में अपनी यूनिफॉर्म उतारकर मैनेजर के सामने फेंक देता है और उसी पल नौकरी छोड़ देता है। एक तरफ सन अपने पसंदीदा रिश्ते के टूटने का दर्द लेकर
आगे बढ़ रही थी तो दूसरी तरफ जिन अपनी सबसे कीमती नौकरी गंवा चुका था। किस्मत से हारे हुए ये दोनों लोग पहली बार नदी के शांत किनारे पर मिलते हैं और यहीं से उनकी प्रेम कहानी की शुरुआत होती है। अब लौटते हैं आइलैंड पर माइकल और बाकी लोगों की तरफ। एना लूसिया की लीडिंग में सभी लोगों ने आपस में सलाह की और फैसला लिया कि माइकल, सॉयर और बाकी साथियों को साथ लेकर पहले खाने और पानी का इंतजाम किया जाएगा। उसके बाद वे समुद्र किनारे पर मौजूद दूसरे सर्वाइवर कैंप की तरफ निकलेंगे। सॉयर को एना लूसिया के आदेश सुनना बिल्कुल पसंद नहीं आता। वहीं माइकल भी इतनी जल्दी कोई फैसला लेने के मूड में नहीं था, लेकिन एना लूसिया हमेशा की तरह सख्त लहजे में सबकी बात बीच में ही काट देती है। उसके लिए बहस की कोई गुंजाइश नहीं थी क्योंकि इस पूरे ग्रुप में आखिरी फैसला उसी का चलता था। एना लूसिया अब इस ग्रुप की नेता बन चुकी थी और वह किसी भी कीमत पर अपना कंट्रोल छोड़ना नहीं चाहती थी। उसकी नजर में सभी को उसके आदेश मानने ही थे, इसलिए उसने सबको अलग अलग काम सौंप दिए। मिस्टर एको और सिंडी आगे का रास्ता देखने निकल गए, जबकि लिबी माइकल को साथ लेकर फलों की तलाश में चली गई और एना लूसिया और बर्नार्ड मछलियां पकड़ने समुद्र किनारे जाने वाले थे। तभी जिन ने फिश शब्द सुन लिया। मछली पकड़ना उसकी खासियत थी, इसलिए वह भी उनके साथ शामिल हो गया। इधर सॉयर को रुककर इंतजार करने के लिए छोड़ दिया गया। एना लूसिया और बर्नार्ड काफी देर तक कोशिश करते रहे, लेकिन उनके हाथ एक भी मछली नहीं लगी। तब जिन ने शांत भाव से समुद्र में सी अर्चिन का चारा फेंका और जाल डाल दिया। कुछ ही देर में उसके जाल में इतनी मछलियां फंस गईं कि सबके खाने का इंतजाम हो गया। दूसरी तरफ लिबी और माइकल फलों की तलाश कर रहे थे, लेकिन आसपास के लगभग सारे फल पहले ही तोड़े जा चुके थे। माइकल ने कहा कि उन्हें जंगल के और अंदर जाकर देखना चाहिए। यह सुनते ही लिबी घबरा गई। जंगल का वह हिस्सा अदर्स का इलाका माना जाता था और वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था, लेकिन माइकल अपने बेटे वॉल्ट को ढूंढने की धुन में था। उसने किसी की बात की परवाह नहीं की और सीधे जंगल के अंदर चला गया। जब बाकी लोग वापस लौटे और खाने पानी का हिसाब लगाने लगे, तब मिस्टर इको ने सॉयर को अपनी सुरक्षा के लिए एक हथियार दिया। इसी दौरान उसने पहली बार अपना नाम भी बताया। यह कम बोलने वाला लेकिन भरोसेमंद इंसान मिस्टर इको था। तभी लिबी ने एना लूसिया को बताया कि माइकल अकेले जंगल के अंदर चला गया है। यह सुनते ही एना लूसिया परेशान हो गई। उसे डर था कि अगर वे ज्यादा देर तक वहां रुके रहे तो अदर्स उन्हें ढूंढ लेंगे, इसलिए उसने तुरंत वहां से निकलने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन जिन समझ गया कि माइकल जरूर वॉल्ट को खोजने गया है। वह अपने दोस्त को पीछे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। उसने साफ कह दिया कि वह माइकल को ढूंढने जाएगा। सॉयर इस खतरे में पड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने मना कर दिया। आखिरकार जिन अकेले ही उसे ढूंढने निकल पड़ा। मिस्टर एको ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अपने दोस्त के प्रति उसका डेडिकेशन और वफादारी देखकर वह खुद भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद दोनों घने जंगल के अंदर दाखिल हो गए। अचानक कोई आवाज सुनते ही जिन बिना सोचे समझे उसकी तरफ दौड़ पड़ा, लेकिन उसका पैर फिसल गया और वह ढलान पर लुढ़कता हुआ नीचे जा पहुंचा। नीचे पहुंचकर उसकी नजर एक लाश पर पड़ी। तब मिस्टर एको ने उसे बताया कि यह गुडविन की लाश है, जो अदर्स का ही एक सदस्य था। इसके बाद दोनों आगे बढ़ते रहे। कुछ दूर जाने पर मिस्टर एको को माइकल के पैरों के निशान दिखाई दिए। उसने तुरंत जिन को झाड़ियों में छिप जाने का इशारा किया। कुछ ही देर बाद नंगे पैरों से चलने वाले लोगों का एक समूह चुपचाप उनके सामने से गुजर गया। उनमें से एक आदमी के हाथ में एक टेडी बियर भी घसीटता हुआ दिखाई दे रहा था। जब वे लोग उनकी नजरों से दूर हो गए, तब मिस्टर एको ने राहत की सांस ली। वही लोग अदर्स थे। अच्छी बात यह थी कि वे माइकल के रास्ते से अलग दिशा में जा रहे थे, जिससे यह उम्मीद बनी हुई थी कि माइकल अभी तक उनके हाथ नहीं लगा है। कुछ समय बाद दोनों एक छोटी सी धारा के पास पहुंचे, जहां उन्हें आखिरकार माइकल मिल गया। लेकिन माइकल की हालत देखकर दोनों हैरान रह गए। वह बार बार जोर जोर से वॉल्ट का नाम पुकार रहा था। उसका इरादा साफ था। वह चाहता था कि अदर्स उसकी आवाज सुन लें और उसे पकड़कर अपने साथ ले जाएं, ताकि कम से कम वह अपने बेटे से मिल सके। जिन उसे लगातार समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन माइकल किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। आखिर में मिस्टर एको आगे बढ़ा और उसने माइकल को शांत करने की कोशिश की। उसने माइकल को समझाया कि अगर अदर्स खुद सामने नहीं आना चाहते तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें ढूंढ नहीं सकती। आखिरकार माइकल उनकी बात मान गया और उनके साथ वापस लौटने के लिए तैयार हो गया। इस बीच रात काफी गहरी हो चुकी थी। एना लूसिया और बाकी लोग कई घंटों से वहीं रुके हुए थे। सॉयर की हालत लगातार खराब हो रही थी, जबकि सिंडी को हर पल यही डर सता रहा था कि कहीं अदर्स उन पर हमला न कर दें। इसके बावजूद एना लूसिया आगे बढ़ने का फैसला नहीं कर रही थी। सॉयर अब उसकी हालत समझ चुका था। उसे एहसास हो गया था कि एना लूसिया खुद रास्ता भटक चुकी है और सिर्फ नेता होने का दिखावा बनाए रखने की कोशिश कर रही है। दोनों के बीच बहस तेज होने ही वाली थी कि तभी माइकल, जिन और मिस्टर एको वापस लौट आए। मजेदार बात यह थी कि कुछ देर पहले बहस के दौरान सॉयर जिद में कह रहा था कि माइकल उसका दोस्त नहीं है, और यह बात माइकल ने खुद सुन ली थी। कभी कभी जुबान की जल्दबाजी इंसान को तुरंत शर्मिंदा भी कर देती है। अब जब मिस्टर एको वापस आ चुका था और उसे रास्ते की अच्छी समझ थी, तो सब ने आखिरकार आगे बढ़ने की तैयारी कर ली। उधर जहां एना लूसिया का ग्रुप तनाव और बेचैनी के बीच था, वहीं बीच वाले कैंप का माहौल काफी शांत और सुकून भरा था। सईद ने शैनन के लिए एक छोटा सा आरामदायक तंबू बनाया था और उसके अंदर मोमबत्तियों की हल्की रोशनी से एक खूबसूरत माहौल तैयार किया था। दोनों अब एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे और उनकी भावनाएं किसी छिपाव की मोहताज नहीं थी। लेकिन इसी खुशनुमा पल के बाद सब कुछ अचानक बदल गया। सईद पानी लेने के लिए बाहर गया और शैनन तंबू में अकेली रह गई। तभी उसके सामने अचानक वॉल्ट दिखाई दिया। उसका पूरा शरीर भीगा हुआ था और वह चुपचाप खड़ा उसे देख रहा था। यह नजारा इतना अनएक्सपेक्टेड था कि शैनन डर के मारे चीख उठी। उसकी आवाज सुनते ही सईद तुरंत वापस दौड़ा और तंबू के अंदर बाहर हर जगह तलाश की, लेकिन उसे कोई नहीं मिला। उसे लगा कि शैनन ने कोई बुरा सपना देखा है। इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। शोर सुनकर चार्ली भी
भी वहाँ पहुँच गया, लेकिन सईद इस बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता था और शैनन को साथ लेकर वहाँ से चला गया। हंगामे की आवाज सुनकर क्लेयर भी जाग गई। उसका बेटा एरन भी नींद से उठ गया था, इसलिए वह भी यह देखने आ गई कि आखिर हुआ क्या है। दूसरी तरफ चार्ली परेशान था, क्योंकि आधी रात को एरन के जाग जाने का मतलब था कि अगले पूरे दिन बच्चा रोता रहेगा और सबको परेशान करेगा। सईद के उस पर भरोसा न करने से शैनन हर्ट हो गई और उसने उसका तंबू छोड़ दिया। अगली सुबह वह विंसेंट को लेकर बीच पर पहुंची और वॉल्ट का छोड़ा हुआ सामान उसे सूंघने के लिए दिया, ताकि वह उसकी गंध पहचान सके और शायद उसे वॉल्ट तक पहुंचा दे। कुछ ही देर बाद विंसेंट तेजी से जंगल की तरफ दौड़ पड़ा और शैनन उसके पीछे चलने लगी, लेकिन विंसेंट उसे वॉल्ट तक नहीं ले गया। वह उसे बून की कब्र के पास ले आया। कब्र को देखते ही शैनन पुरानी यादों में खो गई। कभी वह अपने पिता की लाडली बेटी हुआ करती थी, लेकिन पिता की अचानक मौत ने उसकी पूरी दुनिया बदल दी थी। उस दर्द के बाद उसे हमेशा यही लगता था कि दुनिया उसके खिलाफ है। उसके जीवन में अगर कोई सच में उसकी परवाह करता था तो वह उसका भाई बून था। दूसरी तरफ बीच पर एरन लगातार रोए जा रहा था। ठीक वैसा ही हुआ जैसा चार्ली ने रात में कहा था। बच्चे ने सबकी नींद और शांति दोनों छीन ली थी। क्लेयर अपने बेटे एरन को शांत कराने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन वह किसी भी तरह चुप नहीं हो रहा था। तभी हमेशा की तरह लॉक मदद के लिए आगे आया। उसने एरन को सावधानी से कपड़े में लपेटा और कुछ ही पलों में बच्चा शांत हो गया। यह देखकर क्लेयर का आत्मविश्वास और भी कमजोर पड़ गया। उसे लगने लगा कि वह एक अच्छी माँ नहीं है और इस द्वीप पर हर कोई उससे बेहतर तरीके से बच्चे की देखभाल करना जानता है। यहाँ तक कि चार्ली भी, जो हर समय अपने बैग में वर्जिन मेरी की मूर्तियां लेकर घूमता रहता था और अक्सर लापरवाह दिखाई देता था, उससे ज्यादा भरोसेमंद लग रहा था। जैसे ही लॉक ने वर्जिन मेरी की मूर्तियों का जिक्र सुना, उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसके मन में तुरंत शक पैदा हो गया। बाद में उसने चार्ली को अकेले में बुलाया और बातचीत के दौरान उसकी हर बात और हाव भाव को बड़ी गौर से देखने लगा। वह जानना चाहता था कि चार्ली का नशे से रिश्ता सच में खत्म हुआ है या नहीं। चार्ली कुछ पल के लिए जरूर झिझका, लेकिन फिर उसने कहा कि वह पहले नशे की लत का शिकार रह चुका है और पूरी कोशिश कर रहा है कि दोबारा उस रास्ते पर न लौटे। लॉक ने फिलहाल वर्जिन मेरी की मूर्तियों के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन का शक पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। अब लौटते हैं आना लूसिया और उसके ग्रुप की तरफ। वे लगभग पूरी रात लगातार चलते रहे थे। सॉयर की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि आखिरकार उसके पैर जवाब दे गए और वह जमीन पर गिर पड़ा। लिबी तुरंत उसकी मदद के लिए आगे आई। उसने मजाक करते हुए कहा कि वह डॉक्टर नहीं बल्कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, इसलिए शायद उसे घाव का इलाज करने की बजाय उसके जख्मों से बात करनी चाहिए। लेकिन जब उसने चोट को ध्यान से देखा तो उसे समझ आ गया कि मामला गंभीर है। फिर भी उसने सॉयर को उठाया और आगे बढ़ने में उसकी मदद की। ग्रुप ने फैसला किया कि वे बीच के किनारे किनारे चलते हुए कैंप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन मिस्टर एको ने साफ बता दिया कि वह रास्ता बंद है। उनके पास आइलैंड के अंदर से होकर जंगल पार करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। जैसे ही वे घने जंगल में दाखिल हुए, जिन लगातार सॉयर की हालत को लेकर चिंतित दिखाई दिया। वह बार बार उसके बारे में पूछता रहा, जिससे आना लूसिया चिढ़ गई और उसने उसे चुप रहने का आदेश दे दिया। माइकल को आना लूसिया का यह रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने साफ कहा कि वह जानना चाहता है कि आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ था जिसने उन्हें इतना डरा दिया है। आना लूसिया कुछ पल तक अपने साथियों की तरफ देखती रही, फिर उसने वह सच्चाई बताई जिसे वे अब तक छिपाते आ रहे थे। उसने बताया कि विमान दुर्घटना के बाद आइलैंड पर बिताई पहली ही रात उनके 3 साथी गायब हो गए थे। 2 हफ्ते बाद 9 और लोगों को उठा लिया गया। अदर्स अचानक आते थे, बिना कोई निशान छोड़े लोगों को ले जाते थे और फिर उतनी ही रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते थे। उनके पास सिर्फ एक बंदूक और एक गोली थी, जबकि सामने ऐसे दुश्मन थे जिनके बारे में वे कुछ भी नहीं जानते थे। यह सब बताने के बाद आना लूसिया ने माइकल को आगे बढ़ने और चुप रहने का आदेश दिया। सफर जितना आगे बढ़ रहा था, सॉयर की हालत उतनी ही खराब होती जा रही थी। माइकल और जिन दोनों उसे सहारा देना चाहते थे, लेकिन सॉयर अपनी आदत के मुताबिक जिद पर अड़ा रहा। वह किसी के सामने अपनी कमजोरी नहीं दिखाना चाहता था और खुद ही चलने की कोशिश करता रहा। असल में वह चाहता था कि बाकी लोग उसकी वजह से खतरे में न पड़े और सुरक्षित आगे बढ़ जाए, लेकिन माइकल उसके स्वभाव को अच्छी तरह जानता था। उसने सॉयर की कड़वी बातों को नजरअंदाज किया और साफ कह दिया कि वह उसे पीछे छोड़कर नहीं जाएगा। जब आना लूसिया को लगा कि सॉयर अब ज्यादा देर तक नहीं चल पाएगा, तो उसने उसे वहीं छोड़ देने का सुझाव दिया। उसके हिसाब से ग्रुप की सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी थी, लेकिन इस बार लगभग सभी लोग उसके खिलाफ खड़े हो गए। सिर्फ आना लूसिया और सिंडी को छोड़कर किसी ने भी उसकी बात नहीं मानी। मिस्टर एको भी माइकल के साथ खड़ा हो गया। उसने तुरंत कुछ लकड़ियां और बेलें इकट्ठी की और एक अस्थायी स्ट्रेचर तैयार कर दिया। इसके बाद सभी मिलकर सॉयर को उठाकर आगे बढ़ने लगे। कुछ समय बाद जब वे एक चढ़ाई पर पहुंचे तो अचानक उन्हें एहसास हुआ कि सिंडी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। ये देखते ही आना लूसिया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह आखिर गई कहां। आना लूसिया का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। उसकी नजर में जो कुछ भी गलत हुआ था उसका जिम्मेदार मिस्टर एको था। अगर वह चांदनी रात में आगे बढ़ने की जिद न करता और अगर वह मरते हुए सॉयर को बचाने पर जोर न देता तो शायद यह सब नहीं होता। अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेने के बजाय वह सारा दोष दूसरों पर डाल रही थी। उसका यह कठोर और स्वार्थी रवैया अब बाकी लोगों को भी खटकने लगा था। तभी अचानक जंगल की गहराइयों से धीमी धीमी फुसफुसाहटों की आवाज आने लगी। ये वही डरावनी आवाज थी जिसे अक्सर अदर्स के आसपास होने का संकेत माना जाता था। माहौल एक पल में तनाव से भर गया। आना लूसिया ने तुरंत सॉयर से छीनी हुई बंदूक निकाली और चारों तरफ निशाना साधते हुए सिर्फ एक शब्द चिल्लाई, भागो। उधर शैनन की तलाश में सईद उसे
ढूंढते हुए जंगल तक पहुंच गया, लेकिन वह अब भी यही मानता था कि शैनन को वॉल्ट दिखाई देना बून की मौत के सदमे का असर है। उसके मुताबिक शैनन मानसिक तनाव में थी और इसी वजह से उसे ऐसी चीजें दिखाई दे रही थीं जो वास्तव में मौजूद नहीं थी। लेकिन शैनन को सबसे ज्यादा नफरत इसी बात से थी कि कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता था। वह गुस्से में विंसेंट को साथ लेकर आगे बढ़ गई। सईद को उसकी चिंता हुई और वह उसके पीछे पीछे चल पड़ा। सईद अब भी यही सोच रहा था कि वॉल्ट समुद्र में कहीं मदद का इंतजार कर रहा होगा, लेकिन शैनन ने उसे सच्चाई बता दी। उसने कहा कि समुद्र में भेजी गई बोतल वापस मिल चुकी है, जिसका मतलब बिल्कुल साफ था कि नाव से गए लोगों के साथ कुछ न कुछ बुरा हुआ है। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर बढ़ते गए, बारिश भी तेज होती गई। तभी अचानक विंसेंट अपना पट्टा छुड़ाकर भाग निकला। उसे पकड़ने की कोशिश में शैनन का पैर फिसल गया और वह जमीन पर गिर पड़ी। सईद तुरंत उसकी मदद के लिए आगे बढ़ा, लेकिन शैनन के मन में इस समय सिर्फ एक ही सवाल था। उसकी आंखों में आंसू थे और आवाज दर्द से भरी हुई थी। उसने पूछा, तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? आखिर तुम भी मेरी बात क्यों नहीं मानते? उसके ये शब्दों के साथ पुरानी यादें लौट आईं। पिता की मौत के बाद उसे एक बेहतरीन इंटर्नशिप का मौका मिला था, लेकिन उसके पास वहां जाने के लिए पैसे नहीं थे। वह अपनी सौतेली माँ के घर पहुंची और उम्मीद की कि पिता की छोड़ी हुई विरासत में से उसे कुछ मदद मिल जाएगी, लेकिन उसकी सौतेली माँ ने बेरुखी से कह दिया कि सारी संपत्ति उसकी है और पिता ने शैनन के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। यह सुनकर शैनन का दिल टूट गया, फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने लगभग विनती करते हुए थोड़े पैसे उधार मांगे और वादा किया कि नौकरी मिलने के बाद वह सब लौटा देगी। लेकिन उसकी सौतेली माँ को उसकी काबिलियत पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। उसकी नजर में शैनन सिर्फ एक बिगड़ी हुई लड़की थी जो हमेशा अपने पिता के सहारे जीती रही थी। उसने साफ मना कर दिया। बून ने भी अपनी माँ को मनाने की कोशिश की, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिर में उसने अपनी जेब खर्च की बची हुई रकम निकालकर शैनन की मदद करनी चाहिए। हालांकि अंदर ही अंदर उसे भी पूरा भरोसा नहीं था कि शैनन इस मौके को संभाल पाएगी। उसी दिन शैनन को महसूस हुआ था कि दुनिया में कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता, और अब वही एहसास एक बार फिर लौट आया था। जब सईद भी उसकी बात नहीं मान रहा था तो उसे लगने लगा कि वह बेकार है, कमजोर है और एक दिन सब उसे छोड़कर चले जाएंगे। शैनन को इस तरह टूटता हुआ देखकर सईद का दिल पिघल गया। उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया और एक ऐसा वादा किया जो किसी भी इंसान के लिए सबसे बड़ा वादा हो सकता है। उसने कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। तभी अचानक जंगल में एक बार फिर वही रहस्यमयी फुसफुसाहट गूंज उठी। इस बार सिर्फ शैनन ही नहीं, सईद ने भी उसे सुना। दोनों ने सामने की तरफ देखा और हैरान रह गए। वहाँ सचमुच वॉल्ट खड़ा था। वह उन्हें चुप रहने का इशारा कर रहा था। अब शैनन की बात पूरी तरह सच साबित हो चुकी थी। वॉल्ट सचमुच उनके सामने खड़ा था। उसे देखते ही शैनन बिना एक पल गंवाए उसकी तरफ दौड़ पड़ी, लेकिन सईद उसे रोक भी नहीं पाया था कि अगले ही पल सब कुछ बदल गया। अचानक जंगल की खामोशी को चीरती हुई एक गोली की आवाज गूंज उठी। सईद तुरंत उस दिशा में भागा। वहां पहुंचते ही उसका दिल दहल गया। शैनन के सीने में गोली लगी थी। वह लड़खड़ाकर पीछे गिरी और धीरे धीरे सईद की बाहों में ढह गई। कुछ ही पलों में उसकी सांसें थम गई। सईद दर्द और अविश्वास से भर गया। जिस लड़की से उसने अभी अभी हमेशा साथ निभाने का वादा किया था, वह उसकी आंखों के सामने हमेशा के लिए चली गई थी। वह शैनन के निर्जीव शरीर को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। इसके बाद उसकी नजर उस इंसान पर गई जिसने गोली चलाई थी। वह कोई और नहीं बल्कि आना लूसिया थी। एक पल की घबराहट और गलतफहमी ने एक मासूम जान ले ली थी। शैनन सच कह रही थी। उसने वास्तव में वॉल्ट को देखा था। अब तो सईद ने भी उसे अपनी आंखों से देख लिया था। लेकिन यह रहस्यमयी वॉल्ट आखिर था कौन? वह अचानक जंगल में कैसे दिखाई देता था? इन सवालों के जवाब अब भी एक रहस्य बने हुए थे। सईद ने आखिरकार शैनन की बात पर विश्वास कर लिया था। उसने उससे अपने प्यार का इजहार भी किया था और जीवन भर साथ निभाने का वादा भी किया था। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। खुशियां उसके दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही शैनन की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो गई। उधर आना लूसिया और उसका ग्रुप अब बीच वाले कैंप से ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन हालात पहले जैसे नहीं रहे थे। आना लूसिया के हाथों एक निर्दोष लड़की की मौत हो चुकी थी। अब सवाल यह था कि जब बाकी लोगों को इस सच्चाई का पता चलेगा तो क्या वे आना लूसिया और उसके साथियों को स्वीकार कर पाएंगे, या फिर यह हादसा सर्वाइवर्स के बीच एक नए टकराव की शुरुआत करेगा। ऐसी और मूवी एक्सप्लेन वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करें और फॉलो करना ना भूलें।